तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लड़ जाने का मेंस में, एडवांस में और नीट के एग्जामिनेशन में इसी चैप्टर का है। कंपैरेटिवली सबसे कम टॉपिक, मतलब 5 टॉपिक याद करके परीक्षा देने चले गए वो इसी चैप्टर में है। स्कूल एग्जामिनेशन में भी सबसे कम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी सबसे कम नोट, सबसे कम क्वेश्चन में से क्वेश्चन लड़ जाने वाला टॉपिक यही रहेगा आपका, वर्क एनर्जी एंड पावर। बढ़िया चैप्टर है, तीनों स्केलर है तो थोड़ा सा और आसान है। बट प्रॉब्लम यह है कि 9th में भी हम लोग पढ़े थे वर्क फोर्स पर डिपेंडेंट है और फोर्स ही सबसे बड़ा वेक्टर है। तो ऐसा नहीं कि तुम वेक्टर से भाग जाओगे इस चैप्टर में, ऐसा तो होने वाला है नहीं, बट कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है। तो कुछ याद करते हैं 9th क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था, 9th क्लास में क्या पढ़ा था, रिकॉल करके पहले याद करते हैं 9th क्लास में क्या पढ़ा था। तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लगाया गया क्या, मैंने अप्लाइड फोर्स। अब पिछले चैप्टर का सारा टॉपिक इस्तेमाल होगा, फोर्स लगाए तो उसके इनर्शिया से ज्यादा होना चाहिए, वो सब अब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी पिछले चैप्टर में पढ़े, उससे आगे बढ़ करके बात करो। ठीक है, फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में बॉडी ने क्या किया है, खास डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया। पिछले चैप्टर तक सिर्फ फोर्स लगा रहे थे, कभी इक्विलिब्रियम वाला फोर्स, कभी सेंट्रीपिटल वाला फोर्स, कभी फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन वाला फोर्स, कभी टेंशन वाला, कभी वेट माइनस टेंशन वाला, कभी टेंशन ज्यादा वेट से वाला। अब वो सब नहीं, अब तुम फोर्स लगा दिए और फोर्स लगाने के वजह से बॉडी ने एक खास डायरेक्शन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, दोनों के कंबाइंड प्रोडक्ट को ही वर्क डन कहते हैं। वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेड टू बी डन, सिर्फ फोर्स लगाने से नहीं होगा, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यही वर्क डन है, यही क्लास 9th में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मैथमेटिकली वर्क डन जो है वो इस डायग्राम में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, वर्क डन बराबर फिलहाल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है हमें नजर। ठीक है, बट क्लास 9th में ही हमने ये डायग्राम भी पढ़ा था, बहुत ही फेमस डायग्राम था। 9th में जबरदस्ती ये याद करवा दिया जाता है, जो डायग्राम अभी बता रहा हूँ 9th में जबरदस्ती इसको याद करवा दिया जाता है। 11th में तुमको ये जबरदस्ती याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी जो डायग्राम पढ़ रहे हैं वो हमने वेक्टर पढ़ा है, अब हमें समझ में आ जाएगा। 9th में इसको जबरदस्ती याद करवा दिया गया था, और अब हम लोग इसको समझ लेंगे। ये अभी भी ऑब्जेक्ट है, अभी भी इसमें हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, अभी भी लगा रहे थे फोर्स, इसमें भी लगा रहे हैं फोर्स, बट अब ये जा इस तरफ से रहा है ऐसे, दिस इज द एंगल थीटा, और ये यहां से यहां पहुंच गया है, और अभी भी डिस्प्लेसमेंट इसका एस है। तो इस डायग्राम को 9th में भी देखे थे, बट 9th में समझे नहीं थे। 9th में जबरदस्ती कुछ लोग साइड बुक से पढ़े भी होंगे तो रट लिए होंगे, अभी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अब ध्यान से देखना। अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट है एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला, तो यहाँ पर पूरा फोर्स लग ही नहीं रहा है, अब यहाँ पर केवल एफ कॉस थीटा, और सिर्फ इसके वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब जब वर्क डन निकालेंगे तो एफ कॉस थीटा में ये एस मल्टीप्लाई करने पे वर्क डन आ जाएगा। यही 9th में जबरदस्ती कुछ साइड बुक में लिखा हुआ था एफ एस कॉस थीटा। अब देख लो तरीके से, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट वर्क डन नहीं होता है, फोर्स का वो कंपोनेंट जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उन दोनों के प्रोडक्ट को वर्क डन कहते हैं। इतना ही सीखना इस चैप्टर में नया में, बाकी जिसका फोर्स क्लियर है उसको वर्क एनर्जी पावर में 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट से अपना दिमाग को आगे बढ़ाओ, वो तो 9th का टॉपिक था। अब फोर्स का वो कंपोनेंट जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, बात खत्म करो। ठीक है, तो जैसे इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, इस केस में वर्क डन हमारा एफ एस कॉस थीटा। और अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वेक्टर सब लोग लगभग किया होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कॉस आ रहा है। ठीक है, दिस इज ए डॉट बी, याद होगा वेक्टर पढ़े थे, ए डॉट बी इज मॉड ए,
मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और क्लियर बताया गया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से जो फिजिकल क्वांटिटी आता है वो स्केलर आता है। 9th में ये जबरदस्ती याद करवाया गया था, ये स्केलर होगा 9th में इसको रटे थे। अब हम लोग देख लेंगे वेक्टर का डॉट है, सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन कैसा क्वांटिटी हो गया, वर्क डन जो है बॉस वो स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी जान गए। और इसका यूनिट फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर, दिस इज न्यूटन मीटर हो गया। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, हाँ दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक के नाम पर दिया हुआ, दिस इज जूल। सीजीएस यूनिट डायमेंशन में बताया था, 9th में भी पढ़ना था। इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ज, और 1 जूल में ये यहां से देखो न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन, और मीटर में 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। 10 का पावर 5 और 2 को करने पर 10 की पावर 7 अर्ज आ जाएगा। और डायमेंशनली वर्क डन का डायमेंशन, फोर्स का mlt-2 था, डिस्प्लेसमेंट का L, सो दिस इज m/2 t-2, दिस इज वर्क डन। मतलब शुरुआत के टॉपिक्स में 9th क्लास लेवल पर क्वेश्चन है, जहां fs से बन जाए वहां fs से बनाना, जहां fs cos थीटा से बन जाए वहां fs cos थीटा से बनाना। शुरुआती लेवल पर क्वेश्चंस, टॉपिक, फॉर्मूला, मेथड ऐसा ही है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो वर्क एनर्जी पावर का ये पहला क्वेश्चन है। एक्चुअली में पहला नहीं था, एक्चुअली में ये 10-15 नंबर पर वाला क्वेश्चन है, बट मेरे बोलने का मतलब अभी बहुत दिन से फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जूझ रहे हैं फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन से, वेट कहाँ, टेंशन, फोर्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर 2-3 दिन सिर्फ वर्क पढ़ाऊं, फिर फोर्स का क्वेश्चन में आऊं, तो तुम्हीं को दिक्कत होगा, मेरे को भी थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए जो पढ़ रहे थे वही करते हैं। ब्लॉक है, वेट 100 न्यूटन का है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स वर्मा का एग्जांपल है, सॉल्व क्वेश्चन है, 37 डिग्री रहता है सर के क्वेश्चन में। ये ब्लॉक है, इसका वेट दिया हुआ है कितना, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस पे चले जाते हैं। 100 न्यूटन का है वेट है, इसको करना क्या है, अब फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द डिस्टेंस, इसको मूव करवाना है यहाँ से यहाँ। मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर है, और ड्राइविंग फोर्स कैसा लग रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइन, मतलब फोर्स इसी तरफ है, फोर्स इसी तरफ है। और क्या नहीं है कॉन्सेप्ट भैया इसमें, नहीं है, होता भी तो बना लेते, पहला क्वेश्चन है बिना फ्रिक्शन के बनाना है। तो क्या करेंगे, जैसे परसों तरसों 2 दिन पहले फोर्स निकाल रहे थे, वैसे फोर्स निकालेंगे और गुना कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क डन आ जाएगा। ये ऐसे मेरे को लास्ट में क्वेश्चन, लास्ट में नहीं बीचों बीच पे था, बट ऐसे हमारा दोनों काम हो जाएगा, फोर्स वाला भी बना रहेगा जो पढ़ रहे हैं, और फॉर्मूला वगैरह भी याद होते रहेगा, है ना। तो जो कर रहे थे वही करते हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस क्या होगा, हंड्रेड बस यही है। और हमसे क्या पूछ रहा है, पहले फोर्स फिर वर्क डन निकलेगा, है ना। तो फोर्स परसों वाले दिन बताया गया था, ये फोर्स ज्यादा होगा किससे, और कोई फोर्सेस है इसमें, नॉर्मल होता, बट हमें अभी तक इतना पता चली गया नॉर्मल का काम तब जब फ्रिक्शन होता मैच में, तब फ्रिक्शनल फोर्स बराबर म्यू इनटू एन करते, जब वो है नहीं तो उसका कोई काम होने वाला नहीं है। तो फोर्स माइनस 100, फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स आएगा m, लेकिन ये 0 आएगा, यहां पर लिखा हुआ है स्लोली स्लाइड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन। स्लोली मतलब उसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, मतलब एक क्लियर कट हिंट रहता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन नहीं लेना है, होता तो दिया हुआ होता है, इसको याद रखना है ना। वैसे में भी 9th क्लास से ही बताया जा रहा है, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहले फोर्स निकालो काटने वाला जितने से गिर रहा था, गुना डिस्प्लेसमेंट, ऐसे निकाला जाता है। इसमें ज्यादा होगा कम होगा वाला वो तो किए हो पिछले चैप्टर में, इसको याद रखना। ये जब हम लोग पहले बैठे उसमें तो थोड़ा कम समझ में आता था, आप लोग इस चीज को समझेंगे। फोर्स वाले चैप्टर में तो निकाल रहे थे, ये ज्यादा ये कम, माइनस किए, एक्सेलरेशन आ गया, ये वो, तुमको निकालना कहाँ है, तुमको क्या निकालना, वर्क के लिए क्या निकालना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो तुमको पता ही, एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के क्या उखाड़ लोगे,
डिस्प्लेसमेंट है ही दिया हुआ। तो एक तो वर्क डन के केस में हमेशा 11th महीने 9th क्लास से ही ऐसा ही है, पहले जिससे गिर रहा था वो निकाल लो, वही फोर्स हो जाएगा, गुना डिस्प्लेसमेंट कर दो, वर्क डन आ जाएगा। इतना ही करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, जैसे 100 sin 37, इसका वैल्यू हमें मालूम है 3/5। So this force comes out to be 60 Newton and this work done comes out to be force ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे। आ रहा है समझ में, ये समझ में आ रहा है? ओ से फोर्स भी इसी तरफ है, ओ से का, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। तो एफएस कॉस थीटा नहीं लगेगा, फोर्स भी उसी तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ है। तो बस 9th वाला कॉन्सेप्ट से एफएस से काम बन जाएगा। यार ये समझ में आ रहा है ना? और कॉस थीटा लिखना है तो अच्छी बात है, लिखो कॉस 0 हो जाएगा, जिधर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल नहीं है, दैट इज 0 एंड cos 0 इज 1। सो दिस इज f के जगह 60 और ये 2 था, सो दिस कम्स आउट टू बी 120 जूल। इस तरह से बनेगा। ये लास्ट लूज मतलब थोड़ा आगे करना था, बट अभी करते हैं ऐसे, चैप्टर के साथ हम लोग बने हुए रहेंगे, ठीक है? यहां तक समझ ही गया हो गए? वर्क डन बराबर कुछ करना नहीं, फोर्स तक कैलकुलेशन कर लो जैसे पिछले चैप्टर तक सीखे हो, फिर डिस्प्लेसमेंट से गुना करो, जो कि बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है? इसी क्वेश्चन में परसों जाते हुए एक लास्ट क्वेश्चन दिया था मैं, जो होमवर्क भी दिया था, जिसमें फोर्स ऐसे नहीं लग करके ऐसे लग रहा था हॉरिजॉन्टली। बहुत लंबा कैलकुलेशन था, बोला था घर पे कर लेने के लिए, किए हो कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट अभी उसी क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे और यू कैन से इसी क्वेश्चन को कैरी ऑन करेंगे। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है, ये पहला हो गया, यहां तक लिख लियो ना। इसी में नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट डेटा लिख रहा है। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कैसा था, पैरेलल था। अब इसी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन से आप लोग में से जो लोग इंटेलिजेंट बच्चे लोग, उन लोग वर्क केजी पावर पहला आधा घंटा और बाकी आधा घंटा में इस पूरे चैप्टर में क्या करना मैं आज ही सिखा दूंगा। जो अच्छे बच्चे उसका आज का आज खत्म वर्क केजी पावर, ठीक है? बाकी बी, इफ द ड्राइविंग फोर्स इज, क्वेश्चन बनाते रहना वो एक अलग बात है, चैप्टर में पढ़ना क्या है वो आज ही सिखा दूंगा। इफ द ड्राइविंग फोर्स is in the horizontal direction, if the driving force is in the horizontal direction, अब बताओ, ये सिखाएगा बच्चा। अब क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब बनाओ क्या क्या करे इसमें, थोड़ा बस रिजॉल्व को थोड़ा चेंज कर दे। हाँ भाई, यहाँ तक तो सेम है, बाकी बताओ। अब अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, यही टॉपिक है, तुम अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस से भाग नहीं सकते क्लास 11 में, 12th में भी आधे बुक में नहीं भाग पाओगे। फोर्स पहचानो तभी क्वेश्चन बनेगा। बताओ इसमें फोर्स कैसा लग रहा है, इसमें ऐसे परसों समझाया था, इसका क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर भी इसको ले आते। अब बताओ, ये जो 37 डिग्री बैठता है वो इधर भी बैठेगा, है ना बॉस? एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला F cos 37, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला F नॉर्मल के बराबर होता, बट क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो काम नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पढ़ सकता था, बट अभी हमें नहीं। अब बताओ, अब F cos 37, ये अभी भी ज्यादा है, F तो ज्यादा था ही, F cos 37 भी ज्यादा है। क्वेश्चन में बोल रहा आगे की तरफ किसका रहे, अभी भी F cos 37 ज्यादा है, -100, और क्योंकि स्लोली स्पीड अप है तो फिर 0 होगा। इस बार F cos 37 पहले, अरे ना समझते हैं, F cos 37 is sin 37, फिर अब फोर्स कितना हो गया, अब वर्क कितना हो गया 75, डिस्प्लेसमेंट कितना था, कितना हो गया जूल। पिछले वाले का 120 जूल आ रहा था, इस बार वाले का कितना आ गया? बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? गलत है ये आंसर, ठीक है? दिस आंसर इज रॉन्ग।
ठीक है, यही तो आपको सीखना है अभी, बस इतने में ही आप लोगों को फोर्स लॉ वर्क एनर्जी पावर सीख लेना है। कुछ लोग समझ गया था, मैं हड़बड़ी में बोला तो मेरे साथ साथ हाँ बोल दिए। देखो यही तो चैप्टर समझाया, वर्क इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी तो बताया था वर्क इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो, केवल वो देखना है तुमको। इस फोर्स के वजह से 2 मीटर ऊपर जा सकता था बॉडी क्या, ये तो अंदर तोड़ करके चला जाता। एफ कॉस थीटा इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट का 2 मीटर इस तरफ था, तो वर्क डन एफ 75 गुना 2 नहीं होगा। अरे समझ में, 75 तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर 2 मीटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा वर्क डन। इतना ही सीखना है बस, और कुछ नहीं। 75 इधर, डिस्प्लेसमेंट 2 इधर, तो कैसे 150 आंसर आ सकता है। ये 75 नहीं, ये 75 का ये एफ कॉस 37 देखना है, तो ये नहीं हुआ आंसर। हमें एफ तो देख लिए, बट क्वेश्चन के हिसाब से एफ कॉस 37 वो फोर्स है जिसके वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, जिसके वजह से वर्क डन। याद नहीं करना एफ एस कॉस थीटा क्योंकि वो गड़बड़ा जाएगा। आप देख लें फोर्स का वो कंपोनेंट जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बस उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन हो जाएगा। पूरे चैप्टर में यही करना है। अब बोलोगे पूरे चैप्टर में ये कैसे करना है, तो एक जो लोग ईमानदारी से पढ़े थे 9th, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है। वर्क निकालना सीखोगे तो एनर्जी खुद हो जाएगा। और वर्क डन बाय टाइम को पावर कह देते, तो वर्क तक पहुंचोगे तो पावर खुद हो जाएगा। तुमको बस ये चीज सीखना है, यही क्वेश्चन से तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए कि चैप्टर में तुमको करना क्या है। 75 इधर है, 2 उधर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं आएगा। 75 cos 37 ये फोर्स हो सकता है, cos 37 इज ये 15 गुना 4, ये 60 न्यूटन। इस केस में ये 60 न्यूटन हमारे काम का है, ये नहीं। और इसके में 2 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट था, एस 2 मीटर था। फिर से वर्क डन जो है वो 60 गुना 2 दिस कम्स आउट टू बी 120 जूल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा तो रटिए रहे हो, बट ठीक है वो रटने का उतना बड़ा काम नहीं है। रटना तुमको यह है कि फोर्स का वो कंपोनेंट देखो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा मेरा काम बन जाएगा। इतना काम करना है वर्क डन निकालने के, ठीक है, इसको कर लो। हाँ जी, अब देखिए इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरह का बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एच वर्मा का है और नीट 2017 का है और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी आएगा एकदम श्योर। इस चैप्टर का ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले, ये क्वेश्चन नहीं, इस तरह का क्वेश्चन वो आपके स्कूल मेंस नीट सब तरह के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर सिखाएगा भी आपको। लिखो क्वेश्चन, अब पार्टिकल अच्छा चैप्टर है ये। चैप्टर में थोड़ी देर पहले बोला था, इसमें आप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक गिन करके जा सकते हैं परीक्षा देने। बाकी कोई चैप्टर में आप ऐसे टॉपिक गिन करके नहीं जा सकते कि टॉपिक ही गिन लेते। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक टॉपिक नहीं है। पिछला चैप्टर में आप देखो वो तो फूलते चला गया, 10 तरह का टॉपिक हो गया। इसमें ठीक है आप टॉपिक गिन लो, 10 तरह का क्वेश्चन लग जाएगा परीक्षा में। अब पार्टिकल मूव्स, नीट 2017 का है। A particle moves from पोजीशन दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट r1 वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। जो लोग वेक्टर का क्लास किए थे, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से होता है, क्लास में बताया था। वेक्टर नहीं पढ़े हुए वेक्टर जाकर के पढ़ना। पहले है 2i कैप पर 2 मीटर दे रहा है, बट वो तो इसका यूनिट है 2i कैप प्लस 3 मीटर j कैप। यहां से चला गया टू r2 वेक्टर 3 मीटर i कैप प्लस 2 मीटर j कैप। ड्यूरिंग विच a certain force F वेक्टर के फॉर्म में है 5 न्यूटन I कैप प्लस 5 न्यूटन J कैप एक्ट्स ऑन इट। Find the work done. लाजू ये क्या
पैड होगा ना, पैड बलून वाला नहीं। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वर्क डन निकालना है। बना के देखो। एक चीज तो देख रहे हो, वेक्टर के फॉर्म में है, आंसर वेक्टर के फॉर्म में निकलेगा। अच्छा 2i से 3i पर गया, ये तो यूनिट है, यूनिट बाद में करते रहना। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ। 2 से 3 पर गया, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ। 2 से कोई बॉडी 3 पर चला गया, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ। 1 बोल भी नहीं रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 i कैप होगा और 3 से 2 पर गया, आप कितने का हो गया -1 और j कैप वेक्टर फॉर्म। वेक्टर से वेक्टर को माइनस करेंगे, आंसर वेक्टर फॉर्म में लिखना, ये आपको सिखाया गया था। ठीक है, ये आ रहा है समझ में। कभी भी करना होगा तो R2 वेक्टर माइनस, क्योंकि R1 से R2 जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 होगा। ये वेक्टर में समझाया हुआ है, वेक्टर के क्लास को देख लेते। डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स मालूम है, ये तो यूनिट है, यूनिट को हटाओ, सीधा लिखो दिस इज 5i कैप प्लस 5j कैप। वर्क डन कैसे निकलता अभी बताएगा। F डॉट इंटू डॉट, डॉट का क्या रूल है, i से केवल i, j से केवल j, k से केवल k कर दो। i से केवल i कितना हुआ 5, j से केवल j दिस इज -5। इस केस में वर्क डन कम्स आउट टू बी 0। बाई चांस आ रहा है 0, बनेगा ऐसे ही। R1 दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, R2 माइनस R1 से डिस्प्लेसमेंट निकाल देना, फोर्स वेक्टर के फॉर्म में हो गया। डॉट एस करना। डॉट का क्लास क्लियर नहीं है, वेक्टर का क्लास कर लो। मैं शुरू से बता रहा हूं, ये करके कोई फायदा नहीं है अगर आपका पीछे का छूटा हुआ है तो। पहले वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री पहले इतना कर लो, ये तो कभी भी करोगे तो हो जाएगा। तुम पूरा 1 साल मैथमेटिकल टूल सीखो, 1 साल में पूरा 11 12 का फिजिक्स पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन वाइस वर्सा नहीं चलेगा कि आपको आ नहीं रहा है वेक्टर और आप आगे आगे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। दीज आर वेरी सिंपल। नीट में भी आया हुआ है, स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। 0 बाई चांस आ गया है मैथमेटिकली, बाकी बनेगा ऐसे। ठीक है, कोई डाउट इसमें। कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड। एस को R1 का निकल जाएगा, R2 का निकल जाएगा, फिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट माइनस करके आ सकता है। हाँ तो 0 आ जाएगा। हाँ आ सकता है। देखो मैग्नीट्यूड निकाल के बोल रहे बच्चे, उससे भी आ जाएगा, लेकिन उसमें भी एक जगह पेज लगेगा। फिर दोनों के बीच के एंगल कैसे निकालोगे, दोनों के बीच के एंगल कैसे। तो जब आई जे के फॉर्म में एंगल में क्यों जा रहे हो, आई डॉट जे से काम खत्म है, आई डॉट जे से नहीं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। जब क्वेश्चन आई जे के फॉर्म में रहे तो उसको झूठे मैग्नीट्यूड निकालने में मत जाओ, सीधा डायरेक्ट काम बन जाएगी। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन बना के देखो। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट R1 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6j कैप, R2 है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9j कैप। मीटर एकदम लास्ट में लिखा हो तो अच्छा है। 4 से 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। वर्क डन निकालना है, इस क्वेश्चन में बना के देखो कितना आ रहा है। R1 से R2 गया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है R2 वेक्टर। ये वेक्टर के ये नहीं क्लियर होते पर वेक्टर का क्लास देखना। वेक्टर में ट्रायंगल लॉ से समझाया हुआ है कि कैसे R1 से R2 जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 होगा। वो वेक्टर की क्लास में देख लेना, आ जाएगा समझ। मेरे वीडियोस में देख लेना। R2 बनेगा 14 में से 3, 13 में से 2, 9 माइनस माइनस 15 k कैप मीटर, फोर्स 4i कैप, j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन। वर्क डन इज F डॉट S। सही हुआ ना। 11 4 44 प्लस 1 माइनस माइनस 45 55 45 10 जूल। देखो इसे बनेगा। तो अभी जो बात सिखाऊंगा बच्चों, वो भले मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को वर्क एनर्जी पावर के तहत,
बट आप लोग अभी जो जस्ट में जो टॉपिक बताऊंगा वो अब 1.5-2 साल या फिर जो लोग ड्रॉप करेंगे या फिर जो लोग साइंस के साथ कनेक्ट रहेंगे, जब तक कनेक्टेड रहोगे तब तक याद करना है एक टॉपिक अभी जो मैं लिखवाऊंगा उसको। वर्क एनर्जी पावर तो सिर्फ नाम का है, उस आपको लगेगा कि वर्क एनर्जी पावर में आ रहा है, एक्चुअली में मैथमेटिकल टूल है, फिजिक्स का टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। अभी जो चीज सिखाऊंगा वो आपको साइंस में अब आगे लेकर के जाएगा, जो सीखना था अभी तक सीख लीजिए, ठीक है। तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का ही, ठीक। अभी आप लोग वर्क डन का दो फॉर्मूला बताए मेरे को, एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एक एफ एस कॉस थीटा बताया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, है ना, और बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया 2 मीटर की दूरी पर, तो इसका वर्क डन 10 आप लोग निकाले, नहीं, फोर्स 5, 2, दिस इज 10 जूल। यही 9 को सिखाया गया था, यही 11th में, अभी आज के क्लास में 40-50 मिनट में ये चीज हम लोग सीखे। अब जो चीज समझाऊंगा उसको थोड़ा फोकस करना, हो सकता है एक बार में समझ में भी नहीं आए, है ना, बट ट्राई करना है। अभी ये जो फोर्स है 5 न्यूटन का, वो तुम कब लगाए थे ब्लॉक पर, मतलब पहला पोजीशन पे, और तुम जो कैलकुलेशन किए हो F इंटू एस, उसमें तुम मान लिए हो कि यहाँ पर भी 5 न्यूटन का था और अंतिम में जाते हुए भी 5 ही न्यूटन का है, ये तुमने माना है। इस वजह से तुम्हारा आंसर 5 इंटू 2 करने पर तुम्हारा आंसर जो है वो 10 आ रहा है। अरे समझ, बट ये एक्चुअली में जो शुरुआत में तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए थे, वो शुरू में तो 5 रहा होता, बट आगे जाते जाते वो जो फोर्स का वैल्यू वो कम हो जाता, तुम तो ढकेलते समय 5 लगाए थे। पूरे 2 मीटर के लिए 5 था, उसका कोई गारंटी नहीं है। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये जो तुम 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, ये हो भी सकता है 2 मीटर तक होता, नहीं भी हो सकता है। तुम शुरुआत में 5 लगाए, फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो हमारी बात क्या समझे, ये जो फॉर्मूला आप लोग अभी लिखे हैं F इंटू एस, या फिर जो आप लोग फॉर्मूला लिखे एफ एस कॉस थीटा, या फिर आप लोग जो फॉर्मूला लिखे F डॉट एस, ये सिर्फ तब काम करता है, ये वर्क डन जो है वो एफ एस कॉस थीटा, एफ एस, एफ डॉट एस, ये सब केवल तब काम करता है जब ये वर्क डन इज डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब आप मान लेते हैं कि वो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, तो आपका आंसर जो है वो ऐसे आ जाता है। बट वो फोर्स कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, तब कैसे बनाओगे क्वेश्चन, ठीक है। हाउ वी विल सॉल्व वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। फिजिक्स का टॉप 1 टॉपिक है, पूरे 11th-12th मिला करके, अंत में बोला जाए 12th में आप पास आउट हो जाए, चाहे मेंस एडवांस निकला नहीं निकला, 12th खत्म होने के बाद फिजिक्स में सिखाया जाए कि आप 10th क्लास से 12th क्लास तक आते आते 10th से ज्यादा क्या कर सकते हो 11th-12th में, ये कर सकते हो। इसके पहले तक का टॉपिक 9th वाले बच्चे भी कर सकते जो आप कर रहे थे। इसके बाद वाला आप जो है वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, ये सिर्फ नाम का इस चैप्टर में दिख रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको आप पूरा 11th-12th और फिजिक्स जब तक पढ़ोगे, केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे, मैथ जब तक पढ़ोगे, तब तक आते रहेगा। दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। फोर्स अगर वेरी कर रहा है तो उस केस में वर्क डन कैसे निकालोगे, ठीक है। इसको निकालने का एक जेन्युइन मैथमेटिकल तरीका है, फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, केमिस्ट्री में इस्तेमाल होगा, मैथ्स में तो होगा ही। और जो तरीका भी बताऊंगा उसको दिमाग में हटाने का ट्राई करना, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स है, तुमको चैप्टर से रिलेट नहीं करने का जरूरत है। तुम बस ऐसे सोचो कि जो जो फॉर्मूला आज तक लगाए हो, उन सब में जो पहला वाला चीज है वो तुम कांस्टेंट मान के फॉर्मूला लगा दिए हो, वो वेरी करता, तो जैसे तुम बनाए हो 9th में, यहाँ तक कि जैसे 11th में भी बनाया, वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको बनाने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, फॉर्मूला अलग है, मेथड अलग है, एल्गोरिथम बोल लो अलग है, टेक्निक बोल लो अलग है, ठीक है, समझ आ रहा है। और पूरा 11th-12th में बढ़िया बच्चा मतलब जिसको बोर्ड में 90-92% आता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, जिसको समझ में आता है फिजिक्स, फिर भी उससे मेंस एडवांस नीट अगर नहीं निकलता है, चाहे फिजिक्स में कम नंबर आता है इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, यही टॉपिक है। इसी के वजह से सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला से जो आंसर आ जाए वो हर कोई बना लेगा। ये आपको अभी मैं इसका मेथड बताऊंगा कैसे करना है, वो मेथड से ही पता चल जाएगा कि मेथड मुश्किल है। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, पूरे 11th-12th में
सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने में नहीं, आज के बाद जितना प्रूफ दैट भी बच गया, आज तक जितना प्रूफ दैट करना था तुमको 9, 10, 11 तो कर लिए, आज के बाद जो आप प्रूफ दैट भी करेंगे किसी भी चैप्टर में, इस चैप्टर का मैं बात ही नहीं कर रहा, आज के बाद आप किसी भी चैप्टर में आप जो प्रूफ दैट भी करने वाले हैं उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पड़ेगा। अभी तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पढ़ाया ही नहीं गया था। आज पढ़ेंगे तो आज के बाद यूज भी लगातार आपको होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों क्लास में लगातार। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा ख्याल करना, टफ लगेगा, आज सिर्फ थोड़ा समझा रहा हूं, ऊपर ऊपर से समझने का ट्राई करना है ना। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है, ये समझना शायद आपको समझ में भी नहीं आया, बट ट्राई करना है अपने तरफ से। ये फोर्स लगाए थे और ये क्या हुआ था इसमें? डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये फोर्स जो है वो हो सकता है कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर जा रहा हो। इसको बनाने का ब्रह्मास्त्र, मेथड, टेक्निक, एल्गोरिथम, फॉर्मूला, जो बोल रहा है कॉन्सेप्ट, जो बोल रहा है बोल लो, एक ही लगता है 11, 12 में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सुनना। ये डिस्प्लेसमेंट था इसका, इसमें तो हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ये फोर्स वेरी कर रहा था, तभी तो फंस रहे हैं हम लोग। ठीक है, करना क्या है, बिल्कुल स्मॉल इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए मान करके चलना पड़ेगा कि फोर्स कांस्टेंट होता है। कुछ समझ में गया कि बाउंस कर गया? आया थोड़ा सा? ये ऐसे आया, अभी तक तो कांस्टेंट ही जानते थे ना, आज के क्लास के 10 मिनट पहले तक तो तुम फोर्स को कांस्टेंट ही बोले थे, मैं एक नया बात बोला तो वेरिएबल करने लगे। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पूरे के लिए कांस्टेंट नहीं होगा। अब तो मैं ही बता रहा हूं कि आज के बाद किसी भी टॉपिक में पूरे के लिए फोर्स कांस्टेंट रह जाए वो नहीं होने वाला। जहां तक होने वाला था वहां तक तुम पहुंच चुके हो, 9th में, 10th में, 11th का 3-4 चैप्टर तक। अब फोर्स कांस्टेंट होने वाला भी नहीं है। ठीक है, क्या बताए क्या करना है? फॉर अ वेरी स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds assume क्या? फोर्स टू बी कांस्टेंट। यार समझ में, जितना कम से कम तुमको लग रहा है एकदम इंस्टेंट पे तो एकदम इंस्टेंट पे लो, बट एकदम इंस्टेंट के लिए तुमको मानना ही पड़ेगा कि वो फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। पूरे के लिए नहीं है, चलो ठीक है, बट जहां पर ढकेले तो एकदम शुरुआत में तो कांस्टेंट होगा, ये मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो इसका उपाय नहीं तुम्हारे पास। सिंपल भाषा में आंसर ये है, नहीं मानोगे। 11th 12th में मैथ्स के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो कि तुम्हारा ये क्वेश्चन क्लियर करवा दे। क्वेश्चन का तो बात ही नहीं हो रहा, टॉपिक ही आगे नहीं बढ़ेगा अगर तुम नहीं मानते हो तो। इस चीज को अभी आप लोगों को समझ लेना। ठीक है, 9th 10th क्लास में हम लोग वर्क डन बराबर fs cos थीटा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि cos थीटा तो तुमको 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया, जब पढ़े तो यूज कर लिए, है ना। तुम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वेलोसिटी क्यों नहीं निकालते थे? क्योंकि तुमको डिफरेंशिएशन आता ही नहीं था, वो तुम 11th में सीखे हो। वैसे ही आज से पहले तक तुम कांस्टेंट मान के किए हो, 9th 10th में क्या 11th में भी पहला 4 महीना में किए हो, आज के बाद नहीं कर पाओगे। करना है ही नहीं, सिलेबस में नहीं है, तुम नहीं कांस्टेंट। एक भी क्वेश्चन प्रूफिंग न्यूमेरिकल अब आपको कांस्टेंट फोर्स पे नहीं मिलने वाला, जो भी मिलने वाला है वो वेरिंग में ही मिलने वाला है। तो उसका तरीका क्या देख रहे हैं? बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो, क्या करेंगे? एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को तुमको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो मैथ्स के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो तुम्हारा ये टॉपिक आगे बढ़ा दे, मतलब अभी तक तो जो तुम मैथ्स जानते हो उस हिसाब से। ठीक है, तो एकदम फॉर एन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लिए तो वर्क डन पूरे का निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा एकदम जस्ट जहां तक माने वहीं तक का निकलेगा। अच्छे से देख लेना, तो सिर्फ वहीं तक का पूरा वर्क डन तो निकलेगा नहीं, DW निकलेगा। स्मॉल वर्क डन होगा कितना? फोर्स इनटू, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ऐसे, या FDS जो भी देख लो, जैसे तुम देखना चाहो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे FDS। अगर cos थीटा है तो cos थीटा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या F डॉट DS करो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं ना? ठीक है, अब DW तक पहुंच गए। अब यहां पर मैच में आएगा इंटीग्रेशन। मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल अभी तक नहीं पड़ा है, अब पड़ेगा। जो लोग वेक्टर मेरे पास पढ़े थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े थे, बताया था कई बार, DW से W निकालने का पूरा यूनिवर्स में, मिल्की वे में कई बार बताया हूं, कुछ भी कर लो, DW से W निकालने का पूरा मैथ्स में, फिजिक्स में एक ही टेक्निक है, इंटीग्रेशन। DW तक पहले निकालेंगे, फिर इसको हम लोग लिमिट्स देख करके
इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद ही हमारा इस डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन का वर्क डन आ जाएगा। इधर एफ बाहर हो, हाँ बिल्कुल, अभी क्या बात हो रही है, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए उस फोर्स को क्या मानेंगे तुम, और कांस्टेंट को हम लोग ऐसे बाहर ले आ सकते हैं, या क्वेश्चन में देखेंगे क्या करना है, वो तो बात की बात है। बोलने का मतलब ये है कि इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट करना है, वहां से जाकर के हमारा वर्क डन का वैल्यू आएगा, और कोई टेक्निक नहीं है आपके पास, ठीक है। ये चीज, ये सिर्फ वर्क यानी पावर तक सीमित नहीं है, ये आपको पूरा आज के बाद, आज तक नहीं मालूम था इसलिए यूज नहीं किए, आज मालूम चल गया तो आज के बाद लगातार इसी का यूज होगा, चाहे क्वेश्चन का बात करो चाहे प्रूफिंग का, ये काम तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन से करके दिखाता हूं, पहले नोट करो। तो एक इस क्वेश्चन को देखते हैं, नहीं भी बनेगा तो घबराना मत, क्योंकि एक दो क्लास सिर्फ इसी टॉपिक में निकल जाएगा, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जब आपको हमको लगेगा कि ये टॉपिक आ रहा है, उसके बाद ही चैप्टर को आगे चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फोर्स है, फोर्स का वैल्यू 20 न्यूटन नहीं है, 20 + 10 वाई है, इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है, दिस इज अ वेरिंग फोर्स, क्योंकि ये फोर्स वाई के हिसाब से वेरी कर जाएगा। वाई 2 मीटर तक आगे चलेगा तो फोर्स का वैल्यू अलग, 3 तक आगे चलेगा तो अलग, 4 तक चलेगा तो अलग, 1 तक चलेगा तो अलग, -1 तक चलेगा तो अलग। दिस इज अ वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, ये वेरिंग फोर्स का क्वेश्चन है। और हमें क्या करना है, इस फोर्स के वजह से पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, 0 मीटर से 1 मीटर तक आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है कि वर्क डन इस पार्टिकल ने कितना किया। दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। ये क्वेश्चन में लिख करके नहीं आएगा कि दिस इज द वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स, ये तुमको खुद ही समझना है, सिर्फ क्वेश्चन में ही नहीं, प्रूफिंग में भी समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका तरीका क्या बताया था अभी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिस इज डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एक्स में, ये वाई में मूव कर रहा है, और डी एक्स डी वाई, ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ठीक। फोर्स की जगह पर 20 + 10 वाई डी वाई, तो दिस इज डी डब्ल्यू बराबर 20 डी वाई + 10 वाई डी वाई। यार है समझ में, समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया। अच्छा, इसमें बच्चा लोग बोलता है कि इसमें सर आप डॉट प्रोडक्ट करके दोनों के बीच का एंगल क्यों नहीं लिए हैं। फोर्स किस तरफ लग रहा था, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, और बॉडी मूव भी किस तरफ कर रहा है, इसीलिए नहीं लिया, नहीं तो वो cos थीटा भी लेना पड़ता। ऐसा नहीं कि नया चीज सीख रहे तो पीछे का भूल जाए कि cos थीटा लिए ही नहीं होता, बट फोर्स भी वाई पे है, बॉडी भी वाई पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पर cos थीटा यहाँ पर 0 वाला दिख रहा है, cos 0 वाला 1। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिए, ये पढ़ रहे इंटीग्रेशन तो उसको हटाओ, वैसे नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना है, पूरा वर्ल्ड में, पूरा यूनिवर्स में, मिल्की वे में, गैलेक्सी में एक ही तरीका है डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालने का, दैट इज इंटीग्रेशन। इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये काम करना है, ये वर्ड जो आज पहली बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, शायद पहले भी लिखा हूँ, ये अब आपको लाइफ भर जब तक साइंस के साथ कनेक्टेड है तब तक लिखना पड़ेगा। ऐसे हर क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। शायद पहली बार लिख रहे हो, 12th के एंड तक लाखों बार लिख चुके होगे ये वर्ड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। आज के बाद हर क्लास में आएगा, अभी तक जानते ही नहीं थे तो आया नहीं, अब जान गए तो हर क्लास में आएगा। डी डब्ल्यू से डब्ल्यू करते हैं, इंटीग्रेशन में 20 बाहर, इसमें 10 बाहर, y की पावर 1 dy। y का देखो लिमिट दिया हुआ है 0 0, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज w, dy का इंटीग्रेशन इज y, y की पावर 1 का इंटीग्रेशन इज y की पावर 2 by 2। अब ये नहीं याद तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब। दिस इज 1, दिस इज 0, so this is work done is बोलो 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब पढ़ाया हुआ है क्लास में। 1 - 0 5, 1 की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर, 20 + 5, दिस इज 25 जूल। आंसर बहुत बड़ा बात नहीं है, वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स आपको सीखना है। जब तक नहीं सीखोगे तब तक हम लोग वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स करते रहेंगे। जब आपको लग गया कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो ये चैप्टर उड़ करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है,
बट इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है कि नीट 2019 का क्वेश्चन है कि नहीं। इस मतलब हमें यह है कि वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स में कोई तुमको बोलेगा नहीं कि इसमें इंटीग्रेशन करना है, कोई तुमको बोलेगा नहीं कि इसमें dw बराबर f डॉट dy करना है। ये तुमको खुद से समझना होगा। जब तक नहीं समझोगे हम लोग वर्क एनर्जी पावर में रुके हुए रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।